एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। इकोनॉमिक्स की सीरीज के अंतर्गत हम जो बैंक पढ़ रहे थे और बैंक में आज कुछ फाइनेंशियल जो बैंकिंग की टर्म है ना, बैंकिंग टर्म जो है वे देखते हैं। बैंकिंग टर्म उसमें देखिए सबसे पहली चीज़ आती है CBS, है ना। आपने सुना होगा बैंकिंग में CBS क्या होता है? कोर बैंकिंग सिस्टम। CBS यानी कोर बैंकिंग सिस्टम। इसमें एक विशेष ब्रांच से बैंक का ग्राहक बन जाता है। मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम अगर कहीं लागू है तो जो हम खाता खुलवाते हैं, जो ग्राहक खाता खुलवाता है, किसी एक ब्रांच में खाता खुलवाएगा, लेकिन उस ब्रांच में खाता खुलवा के वो उस बैंक के पूरी इंडिया में उस कहीं भी उस बैंक में रुपया जमा कर सकता है, निकाल सकता है ना। पूरे बैंक एक तरह से उस ब्रांच का, हम जनरली जो कस्टमर बनते हैं उस ब्रांच के कस्टमर बनते हैं, ठीक है, जिस ब्रांच में खाता खुलवाते हैं। लेकिन अगर कोर बैंकिंग सिस्टम है तो उस बैंक में, जैसे SBI की यानी किसी एक ब्रांच में हमने खाता खुलवाया, लेकिन अगर वहाँ कोर बैंकिंग सिस्टम शामिल है तो उस SBI में पूरी इंडिया में कहीं भी हम ऐसा ट्रीट कर सकते हैं जैसे हम उसी बैंक के कस्टमर हो, है ना। जो सुविधाएं हमें अपने बैंक में मिलती है वही सुविधाएं हमें हर ब्रांच में, हर बैंक में मिलेगी। तो एक तरह से हम उस कह सकते हैं कि हम उस ब्रांच विशेष के ग्राहक न होकर किसी पूरे बैंक के ग्राहक हो जाते हैं। उस बैंक के ग्राहक होते हैं, उसकी जहाँ भी ब्रांच है वहीं हम वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जो हम अपनी ब्रांच में कर सकते थे अगर CBS सिस्टम लागू है, कोर बैंकिंग सिस्टम लागू है ना। CBS समझे आप। उसके बाद एक दूसरा टर्म होता है NEFT, नेफ्ट क्या? तो पहले तो नेट की फुल फॉर्म जानते हैं। N से नेशनल, E से इलेक्ट्रॉनिक, F से फंड, T से ट्रांसफर। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, जो हमें किसी दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ देखो 4 पॉइंट अब क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफ़र करना है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो नेफ्ट होता है। लेकिन नेफ्ट में दिक्कत क्या है कि फंड समूह में, है ना, बैचेज में, समूह यानी बैचेज में ट्रांसफ़र होता है। मतलब सारा पैसा एक ट्रांसफर ना हो गया। जो बैच होता है जनरली आधे घंटे का ये बैच होता है। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ही पैसे में ट्रांसफ़र हो सकता है और हर आधे घंटे बाद, है ना। अगर एक बैच 9 बजे निकला, ठीक है, दूसरा 9:30 बजे निकलेगा, फिर 10 बजे निकलेगा, 10:30, 11, 11:30, ठीक है जी, फिर 12, 12:30, फिर 1, फिर 1:30 और फिर 2 बजे। कुल मिलाकर अगर आधे घंटे का बात करें तो मंडे से फ्राइडे चलेगा और 11 टाइम्स, ठीक है। अभी हमने गिन के देखा कितनी बार बैठेगा, 11 टाइम्स अगर 30 मिनट का अलॉट है। हालांकि आप वर्तमान में शायद ये 15 मिनट पे आ रहा है अलॉट मिला के। जब भी देखते हैं अगर आपने किसी नेप कराया तो हैंड टू हैंड पैसा नहीं जाता है ना, वो इंतजार करता है बैच की, ठीक है। जब वो बैच कंप्लीट हो जाता है, वो आधे घंटे का जो बैच होता है, उस बैच में जब सबका इकट्ठा जाता है, समूह का मतलब सबका इकट्ठा जाएगा, 2, 4, 10, 20, 100, 50 जितने आदमी का भी होता है, सबका एक साथ फिर ट्रांसफ़र होता है ना, NEFT में, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र में। और ये मंडे से फ्राइडे सुविधा होती है ना, कि छुट्टी वाले दिन, ये सैटरडे और संडे में सुविधा अवेलेबल नहीं होती है। तो 11 टाइम्स क्या बैच बनता है, 9 से 2 बजे तक का टाइम होता है और प्रत्येक 30 मिनट में के बाद ये ट्रांसफ़र होता रहता है। इसमें अच्छा फ़ायदा क्या है कि कोई लिमिट नहीं है ना, कितना भी पैसा आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त यह कि आपका वहाँ से अकाउंट उसमें होना चाहिए, ठीक है। जिस बैंक से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहाँ से आपका अकाउंट होना चाहिए। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप कैश लेके गए कि कैश किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो फिर वहाँ लिमिट है, ठीक है। फिर लिमिट कितनी है? लिमिट आपकी 50,000 जी, ठीक है। अगर नगद के बदले आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सिर्फ फिर 50,000 की लिमिट है ना। अकाउंट अगर अकाउंट नहीं है तो ये लिमिट चेंज हो जाती है। और आपको जानते हैं फिर इसमें आपको कुछ चार्ज भी लगता है, ठीक है। आपको जो चार्ज लगता है वो हर बैंक के अकॉर्डिंग लिमिट होती है, कितना चार्ज लगेगा, ठीक है। किस लिमिट तक नहीं लगेगा, इसके बाद इतना चार्ज लगता है। NEFT कराते हैं तो कुछ चार्ज भी आपका लगता है, एक सीमा तक नहीं लगता, उसके बाद फिर ये चार्ज भी आपको देना होता है। तो नेफ्ट आप समझे। उसके अगले होता है RTGS। ये भी फंड ट्रांसफ़र करने का तरीका होता है। पहले फुल फॉर्म जानते हैं हम। R का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहाँ बिल्कुल रियल टाइम है, वहाँ तो बैच में जाएगा पैसा, बिल्कुल यहाँ रियल जाता है, हैंड टू हैंड पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है।
तो स्वतंत्र रूप से फंड ट्रांसफर, यहाँ बैच का कोई मतलब नहीं है ना, समूह का कोई मतलब नहीं है कि आधा आधे घंटे का समूह होगा तब जाएगा पैसा। हाँ, हैंड टू हैंड पैसा आपका चल जाता है जब RTGS आप कराते हैं, स्वतंत्र रूप से फंड ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ लिमिट होती है ना, मिनिमम 2 लाख रुपये आपको ट्रांसफर करने होते हैं। अगर आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये ट्रांसफर करने चले गए तो RTGS आपका नहीं होगा, है ना। मिनिमम लिमिट यहाँ से है 2 लाख रुपये, और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, वहाँ तो कोई लिमिट थी ही नहीं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती। बाकी सब इस तरह से काम ये इसकी तरह ही करता है ना। फर्क क्या है कि स्वतंत्र रूप से फंड ट्रांसफर होगा और जो लिमिट है कम से कम 2 लाख होनी चाहिए, और ये रियल टाइम है ना, हैंड टू हैंड पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। अगले टर्म समझते हैं IFSC, ठीक है, जानते हैं आप IFSC कोड आपने सुना होगा। तो IFSC क्या होता है, आई से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आई से इंडियन, F से फाइनेंशियल, S से सिस्टम, C से कोड। IFSC कोड जो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। जब अगर हमें पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, एक ब्रांच से भी दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना है, तो IFSC कोड की हमें ज़रूरत पड़ती है ना। IFSC कोड के इंडिया के अंदर हम बात कर रहे हैं तो IFSC कोड के बिना पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। हर बैंक का एक अलग IFSC कोड होता है। या IFSC कोड होता है 11 डिजिट का, एग्जाम में पूछ लिया जाता है IFSC कितने डिजिट का होता है, याद रखेंगे 11 डिजिट्स का IFSC कोड होता है, ठीक है जी। कैसे होता है, देखो एक है ना 11 डिजिट्स का होता है, ठीक है जी, और ये अल्फा न्यूमेरिक होता है ना। कुछ इसमें ABCD वाले शब्द भी होंगे, अल्फ़ाबेट भी होंगे, और फिर नंबर वाले 1 2 3 वगैरह भी होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक होता है, 11 डिजिट्स होता है। नेफ्ट, RTGS या फंड ट्रांसफर, जब फंड ट्रांसफर करते हैं है ना, एक बैंक से दूसरे बैंक में करते हैं, कैश के थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करो, तो IFSC की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है। तो इसकी IFSC की जरूरत पड़ी। एक IFSC का उदाहरण देखा है कि जैसे एक स्टेट बैंक का एक IFSC है SBIN 00114468, ठीक है जी। इफ़ IFSC में आप देखेंगे शुरू के जो 1 2 3 4 अक्सर अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है। SBIN अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, तो इससे क्या होगा, ये उस बैंक की बताते हैं, ठीक है जी। बैंक का कोड होता है, जो स्टेट बैंक का है SBIN। उसके बाद जो आखिर के 6 होते हैं 2 4 6, ये उस ब्रांच का कोड होता है। बैंक का होता है पूरे स्टेट बैंक का, वो ये उस ब्रांच विशेष का कोड होता है। हर ब्रांच का एक अलग अलग कोड होता है, तो आखिर के 6 ब्रांच के कोड होता है, और बीच में एक जो 0 है, ठीक है, बीच में एक 0 मिलेगी हमेशा। 5वें नंबर पे क्या मिलेगी, एक 0 मिलेगी। एक रिजर्व पहले से होता है, बाद अगर भविष्य में संख्या ज़्यादा बढ़ती है, ब्रांच का नंबर बढ़ाने लगे, तो उसके लिए है यहाँ एक में फिलहाल रिजर्व है 0, ठीक है। तो 4 और 5 और 6 11 नंबर का ये IFSC कोड होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR कोड होता है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो ये चेक होते हैं ना, चेक पे जो मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है, चेक नंबर जो होता है, चेक का नंबर है ना, जो चेक का नंबर होता है, इन्हें रीड करने का काम MICR करता है, ठीक है जी। चेक नंबर पहचानने में मदद करता है, जो संकेत होते हैं मैग्नेटिक के लिखे होते हैं, तो MICR उन्हें पहचानने में मदद करता है। अगला होता है महत्वपूर्ण कोड स्विफ्ट कोड, SWIFT स्विफ्ट से हम बात करेंगे। S फॉर सोसाइटी, W फॉर वर्ल्ड वाइड, I फॉर इंटर बैंक, F फॉर इंटर फाइनेंशियल, T फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, वो कोड तो है ही। तो स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म क्या हुई, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। इसे फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट क्या होता है, स्विफ्ट एक तरह से ऐसा होता है जैसे IFSC कोड। IFSC कोड देश के अंदर अगर पैसा भेजना है, ठीक है, तो उसमें मदद करता है। और लेकिन स्विफ्ट कोड अगर देश के बाहर करना है, इंटरनेशनल, है ना। पहली बात ये देखो क्या होता है कि मैसेजिंग नेटवर्क होता है, एक तरीके से जानकारी को सुरक्षित भेजने के लिए काम आता है। नॉर्मल टर्म में हम अगर बात करें, स्विफ्ट कोड क्या होता है, मैसेजिंग नेटवर्क होता है, जानकारी को सुरक्षित भेजने के लिए, जानकारी को सुरक्षित भेजने में काम आता है। और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के बीच भुगतान के लिए इसका यूज होता है। हम अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के बीच, यानी एक देश से दूसरे बैंक में अगर पैसा भेजना है तो वहाँ IFSC कोड नहीं, वहाँ स्विफ्ट कोड चाहिए, ठीक है। और ये इसका काम केवल संदेश ट्रांसफर करना है, ना कि धनराशि। धनराशि तो बैंक ट्रांसफर करेगा, है ना, लेकिन ये जो सूचना देगा वो स्विफ्ट कोड देगा कि इस बैंक से इस बैंक में जो पैसा जाना है, उनकी जो सूचना होगी, ठीक है, वो कौन देगा, वो होता है स्विफ्ट कोड, ठीक है जी। ये ध्यान देंगे, केवल संदेश ट्रांसफर करने का काम आता है, ना कि धनराशि। अगले उसके बाद अगले टर्म देखते हैं ATM, है ना। ATM जैसे पिछले भी एक वीडियो में हमने देखा हुआ था कि ATM क्या होता है,
ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन की इसकी फुल फॉर्म होती है एटीएम। पैसे निकालने के जो काम होते हैं मशीन आपने देखी होती हैं, जो लगी होती हैं। अगर इनकी बात करें तो 1967 में जॉन शेफर्ड वार्नेस ने इसकी खोज की थी। 1967 में जॉन शेफर्ड वार्नेस ने खोज की है। और 2004 में भारत में एसबीआई ने, है ना, कोची के झनकार स्टीमर में इसका प्रयोग किया था। 2004 में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोची के झनकार स्टीमर में इसका प्रयोग किया था। एटीएम को जोड़ने वाला नेटवर्क याद रख सकते हैं, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। जो नेटवर्क जोड़ता है एटीएम को, सब एटीएम आराम से जोड़ता है, तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच होता है। और एटीएम का संचालन जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा किया जाता है। जो संचालन करते हैं उसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम। उसके बाद अगर हम बात करें तो एटीएम के जो प्रकार होते हैं, है ना, जनरली 4 तरह के एटीएम चीज होते हैं। पहली बात करें अगर होता है बैंक एटीएम। पहले क्या होता है बैंक एटीएम। बैंक एटीएम क्या होता है, बैंकों का जो एटीएम होता है, बैंक है, बैंक के बाहर एक एटीएम मशीन लगी होगी, है ना, वो उस पर स्वामित्व किसका होगा, स्वामित्व बैंक का होता है, स्वामित्व बैंक का होगा। और उस पर लोगो बिल बैंक का लगा होगा, है ना। पंजाब नेशनल बैंक है, उसके बाहर एक उसका एटीएम लगा होगा पंजाब नेशनल बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का लोगो लगा होगा, तो उसे बैंक एटीएम, है ना, ये बैंकों का एटीएम बोलते हैं। ठीक है, उसमें कैश बैंक डालेगा, सारा काम उसमें, है ना, नेटवर्क बैंक का होगा, कैश बैंक में डालेगा, लोगो बैंक का लगा, सारा नियंत्रण भी सब कुछ इस पर बैंक का ही होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं, एक होता है ब्राउन लेवल एटीएम। ठीक है जी, ब्राउन लेवल एटीएम में क्या होता है, ब्राउन तरह के जो एटीएम होते हैं वे बैंकों में नहीं लगे होंगे, बैंक के बाहर किसी जगह पर लगे होते हैं। ठीक है, हालांकि जुड़े बैंक ही होंगे, कैश डालने का काम भी बैंक का ही होगा उसमें। ठीक है जी, नेटवर्क भी बैंक का ही होगा, लेकिन स्वामित्व किसी तीसरे व्यक्ति का होगा, स्वामित्व किसी थर्ड पार्टी का होगा। ठीक है, उसके बाद होता है एक वाइट लेवल एटीएम। तो ब्राउन लेवल समझ गए आप, बैंक के एटीएम समझ गए। एक होता है वाइट लेवल, जो है ना, वाइट कलर के एटीएम आपने देखे होंगे, वाइट लेवल एटीएम होते हैं। इनमें क्या होगा, ये पूरी तरह से थर्ड पार्टी के होते हैं, थर्ड पार्टी के एटीएम होते हैं। जैसे आप देखो टाटा इंडी कैश, है ना, लोगो भी इस पर तीसरी पार्टी का ही लगा होगा। और इन पर लगा लोगो की बात करें, जो ब्राउन लेवल है बैंक का लोगो होगा, और बैंक एटीएम पे बैंक का लोगो होगा, लेकिन वाइट लेवल एटीएम थर्ड पार्टी को अरेंज करती है। और जैसे टाटा इंडी कैश है, टाटा कोई बैंक तो है नहीं, है ना, उन्होंने एटीएम बना दिया टाटा इंडी कैश, तो वाइट लेवल एटीएम होता है। उसके अलावा माइक्रो एटीएम भी होते हैं। माइक्रो एटीएम क्या होते हैं, स्वाइप मशीन, आपने देखी होगी ना, उसमें कार्ड डाल मशीन होती है, उसे बोलते हैं पोस मशीन होते हैं, पॉइल ऑफ सेल, POIL पॉइल ऑफ सेल, है ना, एक तरह स्वाइप मशीन होती है, स्वाइप मशीन। जो आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो है कार्ड से पेमेंट करना होता है, कार्ड डाला उस मशीन में, फिर वहाँ से कोड डाला, उससे फिर पेमेंट हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र वहाँ से हो जाता है। यहाँ भी एटीएम मशीन डाल के काम करते हैं। ठीक है, आप ये एटीएम समझे। इसके अलावा आप देख सकते हैं 2 चीज़ होती है, एक डेबिट कार्ड होता है, एक क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। यहाँ से CBS कोर बैंकिंग सिस्टम, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसमें बैंक ATM, ब्राउन लेवल ATM, वाइट लेवल ATM और माइक्रो ATM, है ना। और थोड़ा सा मैं क्या बता रहा था आपको यहाँ से, दो चीज़ और देख लेते हैं, फिर हमारे बैंक का सिस्टम पूरा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बैंक 2 तरह का कार्ड इश्यू करता है, एक होता है आपका डेबिट कार्ड, और एक देता है क्रेडिट कार्ड। सकल सूरत दोनों एक जैसे होते हैं, एटीएम में भी यूज हो जाएंगे, लेकिन डेबिट और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क क्या होता है। देखो डेबिट कार्ड जनरली जो बैंक कार्ड देता है ग्राहकों को, वो डेबिट कार्ड होता है। एटीएम में गए पैसे निकालिए। इसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है जमा है, ज़्यादा उतना ही पैसा आपको निकल सकता है, उससे एक्स्ट्रा पैसा आपका नहीं निकल सकता। ठीक है, 16 डिजिट का एक नंबर होता है इसके ऊपर, 16 डिजिट भी आप याद रख चल जाएंगे कहाँ क्या डिजिट होती है। डेबिट कार्ड की बात करें 16 डिजिट्स का एक नंबर होता है, और इसके पीछे एक CVV होता है, CVV 3 डिजिट का। ठीक है जी,
एक CVV नंबर होता है, एक 4 डिजिट का एक पिन बनता है, वो आपका पर्सनल होता है, प्राइवेट पिन होता है। जब आप ATM में जाते हैं तो 4 नंबर का जो आपका पिन है वो आपको डालना होता है, या कहीं भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आपको पिन डालना होता है। क्रेडिट कार्ड भी लगभग ऐसे ही होता है, बस लिखा होता है उस पर डेबिट कार्ड पर डेबिट कार्ड लिखा होता है, डेबिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड लिखा होगा। फ़र्क क्या है डेबिट और क्रेडिट कार्ड में? क्रेडिट कार्ड में अगर आपने क्रेडिट कार्ड सिर्फ विशेष ग्राहकों को मिलता है, क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें ये सबको नहीं मिलता, सिर्फ विशेष ग्राहकों को मिलता है जिस पर बैंक को विश्वास होता है, ठीक है जी, जो बैंक के अच्छे कस्टमर होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लिमिट मिल जाती है। अगर अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो उससे ज़्यादा पैसा आप निकाल सकते हैं। जनरली जो ये लिमिट होती है 25,000 से 3 लाख तक की होती है। 3 लाख तक की आपको लिमिट मिल सकती है। अगर सपोज करो आपके अकाउंट में पैसा खत्म भी होगा फिर भी आप शॉपिंग कर सकते हो 3 लाख तक की। हालांकि वो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है इसकी लिमिट क्या है, किसी की 25,000 होगी, किसी की 50,000 होगी, किसी 1 लाख होगी। मैक्सिमम 3 लाख तक की लिमिट बैंक दे देता है, और उसके लिए 30 से 40 दिन का, 30 दिन से 40 दिन तक कोई ब्याज भी नहीं लगता है ना। अगर आपने 30 से 40 दिन तक उसका पेमेंट नहीं किया कोई ब्याज नहीं लगेगा। मतलब कहने का है कि बड़े आदमी हैं ना, अच्छा डेप्यूटेड पर्सन है, तो अगर उसके पास किस टाइम एक टाइम कुछ ऐसा है कि बैंक में पैसा नहीं भी है तो भी वो शॉपिंग कर सकता है 3 लाख तक की, है ना, शॉपिंग कर सकता है। और फिर बाद में पैसे दे देगा, उसके लिए कोई ब्याज भी नहीं लगेगा ना, अगर 30 से 40 दिन के अंदर कर देता है। लेकिन उसके 30 से 40 दिन के अंदर का पेमेंट नहीं करा तो फिर बाकी बैंक उससे भी ब्याज वसूल करना शुरू कर देता है। तो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी समझिएगा। क्रेडिट कार्ड में 2 चीज़ बस एक्स्ट्रा है कि 25,000 से 30 लाख तक, 3 लाख तक की आपको लिमिट मिल जाएगी, और 30 से 40 दिन तक आपको उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। बाकी सारा काम दोनों सेम ही करते हैं, ठीक है जी। यहाँ भी 16 डिजिट का ही वही नंबर होगा, हाँ, वैसे पिन वगैरह सब चीज़ होंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो बैंकिंग टर्म है ये सब चीज़ आपको आज समझ में आए हैं, ठीक है जी। ATM के प्रकार वगैरह सब समझ में आए हैं, और चैनल आपने हमारा अभी सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए ताकि ये वीडियो कंटिन्यू आपके लिए उपलब्ध रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।